हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम थर्मोडायनेमिक्स यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास पहला क्वेश्चन, देख लेते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। पहला हमारे पास एडियाबेटिक प्रोसेस, दूसरा हमारे पास हीसिस लॉ और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, ये हमें एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होती है। देखो भाई, ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर सराउंडिंग और सिस्टम के अंदर कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं होता। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास कोई भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ये मेरे पास कोई भी एक बीकर है, इसके अंदर का हमारे पास सिस्टम है। ठीक है, कुछ भी लगा लो, मान लिया हम वाटर को बॉईल कर रहे हैं, बाहर हमारा क्या है भाई, सराउंडिंग है। तो क्या हो रहा होगा, अगर ये हमारा बीकर है वो पूरी तरह आइसोलेट है, ठीक है, कहने का मतलब हमारी तरह कोई भी हीट एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग में और सराउंडिंग से सिस्टम में नहीं जा रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एडियाबेटिक प्रोसेस, जिसके अंदर देयर इज ए नो हीट चेंज बिटवीन द, किस किस के बीच में एक्सचेंज नहीं होगी, किस किस के बीच में बताओ, सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होगी। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या बोलते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास है हीसिस लॉ। हीसिस लॉ ये कहता है फॉर ए केमिकल रिएक्शन, मान लिया मेरे पास ये कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है, ए से बी गया, और इसकी जो एंथैल्पी चेंज है वो क्या है। देखो भाई, क्या है, मुझे ए से लेकर बी तक जाना था, इसकी जो एंथैल्पी चेंज है वो ये है, ठीक है, डेल्टा एच है। लेकिन हम इसको ऐसे भी तो कर सकते थे, मान लिया हमें ए या ए से बी तक पहुंचना है, लेकिन पहले हम कहां पर गए, ए से सी स्टेप पर गए, फिर हम कहां पर गए, डी स्टेप पर गए, और बाद में हमने बी स्टेप लिया। ठीक है, बी स्टेप हमारा फाइनल प्रोडक्ट बी था। तो यहाँ पर जो एंथैल्पी चेंज हुई होगी उसको हम डेल्टा H1 और डेल्टा H2 और यहाँ पर डेल्टा H3 से डिनोटेड करें, तो हीसिस लॉ ये कहता है कि हमारे पास सेवरल स्टेप के अंदर जो एंथैल्पी चेंज होगी वो ओवरऑल एंथैल्पी के बराबर ही होगी, यानी डेल्टा H किसके बराबर होगा, डेल्टा H1 और डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। ठीक है, इसके बराबर होगी। ये हमारे पास हीसिस लॉ था। तीसरा हमारे पास एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ये क्या कहता है, मान लिया मेरे पास कोई भी एक मोल एटम है, फॉर एग्जांपल ये है मेरे पास, जैसे मेरे पास Cl2 है, ठीक है, Cl2 है। अगर हम, ये हमारे पास दो Cl है ना, एक तो ये Cl है, एक ये Cl, इन दोनों को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया गया है Cl2। अगर मैं इन दोनों के बॉन्ड को ब्रेक करूं यहां से, तो ये अलग अलग हो जाएंगे, ये 2Cl बन जाएंगे, है ना, अलग अलग, एक तो Cl ये हो गया, एक Cl ये हो गया। तो जब ये मेरे पास 1 मोल होगा, 1 मोल Cl2 होगा, उसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ठीक है, बॉन्ड को तोड़ेंगे, उसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और ये अलग अलग गैसेस स्टेट के अंदर, गैसेस स्टेट के अंदर चले जाएंगे। तो उसको हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या बन गई बताओ, द एंथैल्पी चेंज ऑन ब्रेकिंग 1 मोल ऑफ बॉन्ड कंप्लीटली टू ऑब्टेन एटम्स इन द गैसेस फॉर्म। ठीक है, वो एंथैल्पी चेंज जब हम 1 मोल बॉन्ड को तोड़ देते हैं, और जो जब वो उस 1 मोल बॉन्ड को तोड़ेंगे तो हमारे पास दो गैसेस एटम मिलेंगे अलग अलग। उस टाइम पे जो हमारी एंथैल्पी चेंज होगी उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, जिसको हम डेल्टा एच ए से डिनोटेट करते हैं, डेल्टा एच ए, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, गिव एग्जांपल। देखो भाई, हमसे ये पूछा गया कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। देख लेते हैं सॉल्यूशन के अंदर। सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि किस पर डिपेंड होती है, डिपेंड अपॉन या डिपेंड ऑन क्वांटिटीज ऑफ मैटर। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है बताओ, जो कि किस पर डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन क्वांटिटी ऑफ मैटर, किसी भी मैटर के अंदर कितनी क्वांटिटी है उस पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम इसके एग्जांपल करें तो क्या होगा, जैसे मास हो गया, है ना,
मास, वॉल्यूम, एनर्जी और हीट कैपेसिटी। ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। देखो ये किस पर डिपेंड करती है, मास पर डिपेंड करती है ना, मास हो गया, वॉल्यूम, एनर्जी और हीट कैपेसिटी। दूसरा हमारे पास कौन सा होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज जो क्वांटिटी ऑफ मैटर यानी मास पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि नेचर ऑफ मैटर पर डिपेंड करती है। हम क्या लिख देंगे, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मैटर। ये किसी भी मैटर के नेचर पर डिपेंड करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया और विस्कोसिटी हो गया, और डेंसिटी हो गया। ये सभी हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। और एक और बात अच्छे से आपको याद रखनी है, क्या, नोट दैट जो रेशो है किसका, द रेशो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर इंटेंसिव। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का अगर हम रेशियो ले तो वो इंटेंसिव के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मोलैरिटी है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल बाय में वॉल्यूम। ये होता है ना, नंबर ऑफ मोल किस पर डिपेंड करते हैं, बताओ, अमाउंट पर डिपेंड करते हैं ना, तो ये हमारे पास एक्सटेंसिव। वॉल्यूम भी हमारे पास एक्सटेंसिव है, तो एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव का रेशियो क्या हो गया, वो हो गया हमारे पास इंटेंसिव। तो हमारे पास जो मोलैरिटी होती है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर था। आप जो थ्योरेटिकल है वो आप पेपर में लिख के आएंगे, मैं आपको थ्योरी नहीं लिखवा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देख लेते हैं। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन इज 10, यानी हमें केसी की वैल्यू दी गई है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी नोट, यानी गिब्स फ्री, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू पूछ रहा है, और आर की वैल्यू इन्हें दे दी गई है, इतनी ये स्टैंडर्ड होता है, और टेम्परेचर की वैल्यू भी इन्हें दे दी गई है। तो सब कुछ दे रखा है और हमें बस इक्वेशन याद होनी चाहिए। ये इक्वेशन हमें याद होती है, देखो भाई, कौन सी इक्वेशन, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू -2.303 आर टी लोग के सी। सब कुछ दे रखा है, -2.303 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 8.314 मल्टीप्लाई टेम्परेचर इन्होंने खुद ही दे रखा है 300 केल्विन, और मल्टीप्लाई में हमारे पास log 10, और log 10 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है ना। एसी की वैल्यू इन्होंने दे रखी है ना, ये यहाँ पे रख दिया इसकी वैल्यू। अब जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो डेल्टा जी नोट की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, -57.1 जूल, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया डेल्टा जी नोट की वैल्यू। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्राइव ए रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। जो हमारे पास सीपी होता है वो होता है हमारे पास हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो भाई जो भी वर्ड लगा हुआ है ना आगे वही हमारे पास कांस्टेंट होता है। अगर सीवी लगा हुआ है तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। आपको पता चल गया सीपी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, बताओ, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हमें इसके लिए एक इक्वेशन याद करनी है सबसे पहले तो, जो कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से आई थी। तो वी नो दैट
डेल्टा एच इज इक्वल टू यू प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है, और हमें पता है जो डेल्टा एच है वो किसके बराबर होता है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड है, और जो इंटरनल एनर्जी है वो सीवी के बराबर होती है डेल्टा टी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे फर्स्ट के अंदर। तो पुटिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, वी गेट डेल्टा एच इज इक्वल टू, हमारे पास ये इक्वेशन थी देखो, पी डेल्टा वी। ठीक है, तो डेल्टा एच की जगह पे सी पी, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, और हमें पता है आइडल गैस इक्वेशन क्या होती है, आइडल गैस इक्वेशन इज इक्वल टू पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये आपको याद ही करनी है आइडल गैस इक्वेशन। ठीक है, और एन यहाँ पे है फॉर एन मोल। अगर हमारे पास 1 मोल हो जाए तो किसके बराबर हो जाएगा, पीवी इज इक्वल टू आर टी, है ना। और पीवी की जगह पर, यहां पर पीवी की जगह पर आर टी रखो, क्या हो जाएगा, सीपी डेल्टा टी। ठीक है, ये हो गया। और आगे हम सोल्व कर लेते हैं इसको। आर हमारे कांस्टेंट है, और यहाँ पर डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज होगा। ठीक है, आर हमारे पास कांस्टेंट होता है जो कि गैस कांस्टेंट हमारे पास। डेल्टा टी यहां से कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, सीवी, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, यहाँ पे सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर, और लास्ट में हमारे पास सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, ये आ गया। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया। ठीक है, तो ये सोल्व करना था भाई इसके अंदर। आप थोड़ी बहुत थ्योरी भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देख लेते हैं। स्टेट थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है भाई, देख लेते हैं। ये लॉ ये कहता है कि जब हमारे पास कोई भी, हमारे पास ये सॉलिड है, कोई भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, जब इस क्रिस्टलाइन सॉलिड, देखो सभी चीज पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, और हम एंट्रोपी किसे बोलते थे बताओ, एंट्रोपी उसको बोलते थे कि इन पार्टिकल की मूवमेंट को, मतलब डिग्री ऑफ रैंडमनेस को हम एंट्रोपी बोलते थे, कि ये जो पार्टिकल है कितनी रैंडमनेस के साथ मूव कर रहे हैं, वो क्या थी हमारे पास, एंट्रोपी थी, है ना। वो हमारे पास क्या थी भाई, एंट्रोपी थी, जिसको हम एंट्रोपी चेंज को हम डेल्टा एस से डिनोट करते थे, है ना, एंट्रोपी को। तो ये थर्ड लॉ ये कहता है कि एट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जब हम जीरो टेम्परेचर कर देंगे बिल्कुल, तो जो किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो एंट्रोपी है वो जीरो हो जाएगी। कहने का मतलब, अगर हम मैं इस सबस्टांस को फ्रीज कर दूं तो इस पार्टिकल की जो मूवमेंट है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी ना। तो यही थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। हम डेफिनेशन से लिख देते हैं थोड़ी सी।
According to this law, all the pure crystalline solid have zero entropy. At zero टेम्परेचर या फिर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि जो डेल्टा एस नोट है किसी भी रिएक्शन के लिए, वो प्रोडक्ट माइनस, अगर हम एंट्रोपी चेंज निकालेंगे यानी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर। एसटीपी मतलब क्या होता है बताओ? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन पर नोट मान के चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जीरो के इक्वल आएगा। होना तो ऐसे चाहिए था, होना तो ये जीरो के इक्वल चाहिए था, लेकिन असल में किसी भी चीज की एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर एंट्रोपी जीरो होती नहीं है। ठीक है, बट एक्चुअली में ये होता है। ठीक है, होना तो ये चाहिए था। तो ये हमारे पास था थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक्सप्लेन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विद एग्जांपल। एग्जांपल से हमें ये समझाना है कि स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन सी होती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ऐसी प्रोसेस जो किसी विदाउट एक्सटर्नल एफर्ट के, विदाउट एक्सटर्नल एड के चले, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, यानी द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस विदाउट एनी एक्सटर्नल एड। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? जैसे बर्निंग ऑफ कोयल। ठीक है, ये आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। सेकंड हमारे पास कौन सी है? नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन सी होती है? इनका उल्टा लिख दो, विच टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एड। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब फीलिंग ऑफ वाटर, जैसे हम मोटर को लगाकर पानी ऊपर चढ़ाते हैं ना, पानी ऊपर ले जाते हैं, है ना? तो काम कौन कर रहा है? इलेक्ट्रिकल मोटर कर रही है ना, तभी तो वो पानी ऊपर जा रहा है, नहीं तो नहीं जाता। तो अप हीलिंग ऑफ वाटर बाय इलेक्ट्रिकल मोटर। अब इलेक्ट्रिसिटी को हम, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, तभी तो वो जो वाटर हमारा वो ऊपर जा रहा है। तो यानी एक्सटर्नल एड लग रहा है। अगर वो एनर्जी बंद कर देंगे, बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बंद कर देंगे, तो वो पानी में ऊपर नहीं जाएगा। इसलिए ये हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अप हीलिंग ऑफ वाटर बाय इलेक्ट्रिकल मोटर। ठीक है भाई, ये हमारे पास एक क्वेश्चन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो भाई, ये हमारे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट। गिव द स्टेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन व्हेन, केमिकल रिएक्शन की स्टेट बतानी है, और ये हमें गिब्स फ्री एनर्जी दी गई है। अगर हमारी, देखो ए पार्ट के अंदर दिया गया है, अब हम अगर हमारी जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो 0 की इक्वल है, इसका मतलब जो हमारी रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर होगी। ठीक है। नेक्स्ट बी पार्ट है, अगर हमारा डेल्टा जी वो 0 से बड़ा है, तो यहाँ पर हमारी जो रिएक्शन होगी वो हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। और सी पार्ट क्या दिया गया है, अगर हमारा डेल्टा जी है वो 0 से छोटा यानी नेगेटिव में है, तो हमारी जो रिएक्शन है वो हमारी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। ये भी कर सकते हो, अगर हमारा जो डेल्टा जी है वो हमारे पास नेगेटिव है, तो हमारे पास जो रिएक्शन होगी वो स्पॉन्टेनियस होगी। अगर यहाँ पर अगर डेल्टा जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव में है, तो हमारे पास ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। ठीक है, अगर 0 की इक्वल है तो आपको याद ही करना इक्विलिब्रियम है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ड्राइव द रिलेशन। हमें ये रिलेशन ड्राइव करना है। देखो भाई कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एक सिस्टम बनाते हैं। ये हमारे पास रिएक्टेंट है और ये हमारे पास क्या है भाई, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। ठीक है, ये सिस्टम यानी इनिशियल सिस्टम है, ये हमारे पास फाइनल सिस्टम है नंबर 2। ठीक है, ऐसे भी ले सकते हो इनिशियल और फाइनल। इस सिस्टम की जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी चेंज होगी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और एंथैल्पी चेंज होगी, वो क्या होगी, एंथैल्पी चेंज। सबसे पहले एंथैल्पी चेंज लिख लेते हैं इधर। ठीक है, ये हमारे पास है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू पी डेल्टा वी। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ हमें पता है फॉर आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन थी पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ये थी। अगर हम इसकी भी इनिशियल कंडीशन बना के चले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर प्रेशर कांस्टेंट ले, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है और आर भी हमारे पास कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा, तो ये किसके अंदर बदल जाएगी, देखो ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट के अंदर, पी वी वन इज इक्वल टू एन वन आर टी। ठीक है, अगर फाइनल कंडीशन बनाए तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, पी वी टू इज इक्वल टू एन टू आर टी, है ना। आगे कैसे सोल्व होगा, अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर कौन सी थी, ये फर्स्ट थी, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड है, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड है, जो इक्वेशन नंबर सेकंड है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में से। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम थर्ड, वी में राइट पी वी टू माइनस पी वी वन एन टू आर टी माइनस एन वन आर टी, यही होगी ना। नेक्स्ट देखो, यहां से P हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, वी टू माइनस वी वन इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन, और यहाँ पर हमारे पास आर टी।
पी डेल्टा वी, क्योंकि चेंज दिखा रहे हैं ना यहाँ पे, इसलिए डेल्टा वी आया, यहाँ पर डेल्टा एन और आर टी। अब देखो पी डेल्टा वी के बराबर में क्या आ गया हमारे पास, ये आया डेल्टा एन आर टी। तो ये इक्वेशन देखो, इसी इक्वेशन पी, इसकी जगह पे ये इक्वेशन पुट करो, यानी ये इक्वेशन पुट कर दो यहाँ पर, क्या आ जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी, ये आ गया। अब कई बुक्स में यहाँ पे एन जी भी लिखा होता है, तो हम ये भी लिख सकते हैं इसकी जगह पर, अगर आप लिखना चाहो डेल्टा एन जी आर टी। देखो भाई, हमने ये इक्वेशन ड्राइव करनी थी और ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, देखो ये, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन थी। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसके अंदर क्या करना है। फॉर द रिएक्शन, हमारे पास ये रिएक्शन है। व्हाट आर द साइन ऑफ डेल्टा एच और डेल्टा एस, क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे नेगेटिव होंगे, ये पूछ रहा है। इसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन है, ये गैसियस स्टेट के अंदर है, यहाँ पे Cl2 बन गया है। देखो भाई ये हमारे पास दो अलग अलग Cl है, ठीक है, और ये दोनों आपस में जुड़कर क्या बना रहे हैं, Cl बना रहे हैं, यानी बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है ना। तो जब बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी कुछ ना कुछ बाहर रिलीज होती है। तो जब एनर्जी रिलीज होती है तो हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आती है, तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी। उसके बाद एंट्रोपी होता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस। डिग्री ऑफ रैंडमनेस क्या होगा, जब ये हमारे पास दो अलग अलग मोलिक्यूल थे, इनकी रैंडमनेस यानी कितनी कितनी स्पीड से ये मूव कर रहे हैं, इनकी रैंडमनेस ज्यादा होगी, इनकी जो रैंडमनेस है वो ज्यादा होगी, और इनकी जो रैंडमनेस है, क्योंकि ये तो एक पूरा मॉलिक्यूल्स बन चुका है, ये ज्यादा रैंडमनेस नहीं कर दिखाएंगे, इसलिए क्या होगा, रैंडमनेस कम हो गई है, तो हमारे पास जो डेल्टा एस की वैल्यू है वो भी हमारे पास नेगेटिव आ जाएगी, वो कम हो गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर था। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।